So basically, we have discussed about what hypothesis was, what was the basic difference between population and sample. Then we have discussed what is null hypothesis, what is alternate hypothesis. Null hypothesis can be stated in the form of H0, whereas alternate hypothesis it is stated in the form of HA. और नल हाइपोथेसिस को हम हमेशा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है के रूप में लेते हैं, नेगेटिव साइड में लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि नेगेटिव साइड में नल हाइपोथेसिस को लिया जाता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क में रहता है। हमेशा एक रिसर्चर जो है वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोल देने से हो जाएगा। सो एविडेंस बेस्ड एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की कॉन्सेप्ट होनी चाहिए नल या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के दौरान। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि एक प्लांट ग्रोथ के लिए बायो फर्टिलाइजर का यूज जो करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस भी हमने डिस्कस किया था डिटेल वे में। अब थोड़ा सा आते हैं कि सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जब भी हम एज अ रिसर्चर बनाते हैं तो उसके डिफरेंट सोर्सेस क्या हो सकते हैं, या किन किन सोर्सेस से हमको पता चलता है कि हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। पहला तो सोर्स है जनरल कल्चर। कल्चर जो हमारा हेरिटेज है या जो हमारे वैल्यूज हैं, जो यहाँ जो हमारे प्रिपोजिशंस हैं, थ्योरीज हैं, उससे हमको एक जनरल आइडिया मिलता है जिससे कि हाइपोथेसिस बनाया जा सकता है। अब कल्चर क्या है, कल्चर से कैसे हाइपोथेसिस मिलता है? जैसे हम अमूमन कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। जो भी आप एक्ट प्रैक्टिस करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कल्चर। और कल्चर एसेंशियल नहीं है कि वो रिलीजन का ही पार्ट हो, बट कल्चर इट इज अ पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। जो हम प्रैक्टिस करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो हमारा पार्ट कल्चर बन जाता है। तो कल्चर से आपको हाइपोथेसिस सोर्स डेरिवेटिव मिल सकता है। सेकेंड सोर्सेज इज साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट्स हैं, जो पहले से प्रूव किए जा चुके हैं, वैसे थ्योरी से आप इमीडिएटली और इजीली कई सारे हाइपोथेसिस को डेवलप कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, एक थ्योरी है कि साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी। अगर आपके पास आप फिजिकली फिट हो तो डेफिनेटली आप मेंटली फिट होगे, ऐसा एजम्पशन है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है, क्योंकि अगर आपके पास एक साउंड बॉडी है, फिट बॉडी है, तो डेफिनेटली आपका माइंड जो है वो ज्यादा काम करता है। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन थ्योरी। हैंडीकैप चिल्ड्रन फेसेस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। जो भी हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं एंड दे यूज टू टेंड टू फेस सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। तो ये थ्योरीज हैं। रेस्ट रिलीव्स फैटिग। अगर आप थके हुए हैं, आपको अगर दर्द है, तो आप अगर रेस्ट लेंगे तो डेफिनेटली वो दर्द जो है वो कम होगा, या फिर जो आपको फैटिग थकान महसूस हो रही है वो कम हो जाएगी। सो ये एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज है। और मैनेजमेंट में या फिर और कई टाइप के रिसर्च में कई सारे एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज हैं, जिन थ्योरीज के बेसिस में आप हाइपोथेसिस अपने हिसाब से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अनदर मेजर एस्पेक्ट इज पर्सनल एक्सपीरियंस। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी हाइपोथेसिस जनरेट हो सकता है। कैसे हो सकता है? लाइक कई बार हम जो अपना काम करते हैं और अपने संस्था में काम कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, दैट यू बेटर नो। सो यू कैन फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस ऑन दैट बेसिस ऑल्सो। फोर्थ है एनालॉगिस। एनालॉगिस का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग हाइपोथेसिस फ्रॉम लाइकलीनेस एंड सिमिलैरिटीज। दो सिमिलर कंपोनेंट को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको डेफिनेटली एक हाइपोथेसिस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ आवर प्रॉब्लम इज सिमिलर इन नेचर टू अ प्रॉब्लम स्टडीड इन फॉरेन लैंड, वी मे फ्रेम आवर हाइपोथेसिस इन द सेम मैनर। देखिए, मैक्सिमम रिसर्च पेपर्स को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें एक कॉमन चीज पाएंगे। क्या है? कि वेस्टर्न कंट्रीज में इस टाइप का काम हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज में उस टाइप का काम हुआ है। तो वेस्टर्न फिलोसॉफी को हम अमूमन क्या करते हैं, इंडियन फिलोसॉफी में जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये जो डिफरेंट सॉइल्स में, डिफरेंट लैंड में काम जिस प्रकार के हुए रहते हैं अर्लियर, उसको हम क्या करते हैं, अपने नेटिव प्लेस में उस टाइप की हाइपोथेसिस या थ्योरी को एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, वेस्टर्न फिलोसॉफी में लीडरशिप का बहुत सारा लाइक थ्योरीज एस्टेब्लिश्ड है। पिछले बार आपने पढ़ा होगा कि लीडरशिप के बहुत सारे थ्योरीज होते हैं। उसमें ट्रेड थ्योरी है, यू हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स, यू हैव गॉट लाइक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है,
ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है। तो देर आर नंबर ऑफ थ्योरीज एसोसिएटेड टू इट। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के फिलोसफीज को हम लाके क्या करते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के ऊपर, या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल के ऊपर, या लेजी फेयर काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल के ऊपर हम उसी टाइप के क्वेश्चनर बना के अपने संस्थाओं में काम करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाहर अपना एक कल्चरल बैकग्राउंड, जो हम जनरल कल्चर की बात किए, तो जनरल कल्चर से भी हम थ्योरी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल और गोल अटेनमेंट की बात हुई है, बट वो उसको आज तक क्वांटिफाई नहीं किया गया। ऑल्दो वो हमारा एक कल्चर का पार्ट है, लेकिन उसमें बहुत सारे रिसर्च नहीं हुए। तो इसी का कारण है वो थ्योरी बन नहीं पाया, कहीं पर वो सेग्रीगेट नहीं हो पाया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये एम है कि उस सारे मटेरियल्स को या उस सारे टेक्स्ट को कॉन्टेक्सचुअलाइज करके और थ्योरी बनाया जाए, या रिसर्चर इसके ऊपर आए और आगे काम करें। तो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेस। ये बहुत सारे सोर्सेस है जिससे कि आप हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं। नाउ गोइंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? हाइपोथेसिस हमेशा एग्रीमेंट पे होना चाहिए ऑब्जर्व फैक्ट्स के ऊपर। अगर आपने फैक्ट्स के ऊपर काम किया है तो हाइपोथेसिस उस पे एग्रीमेंट दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने फिर कहा कि, फिर मैं बोलता हूँ कि कोई भी अपने मनगढ़ंत हाइपोथेसिस आप नहीं लेंगे। लाइक अमूमन हम करते हैं कि यह हाइपोथेसिस मैंने बना दिया, और मैंने बना दिया तो ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आप फैक्ट्स फिगर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन इन द लाइन ऑफ दैट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट, वो हाइपोथेसिस जो है वो अलाइंड होना चाहिए। अगर अलाइंड नहीं है तो हाइपोथेसिस नहीं हो पाएगा। सेकंड इज, अ गुड हाइपोथेसिस डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ ऑफ नेचर विच इज नोन टू बी ट्रू। एक सही हाइपोथेसिस जो है लॉ ऑफ नेचर के साथ वो खिलवाड़ नहीं करेगा। क्या है लॉ ऑफ नेचर? जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि आई वांट टू ब्रिंग ऑल द स्टार्स इनटू द अर्थ। ये लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ है कि मैं स्टार्स को अर्थ पे नहीं ला सकता। सो एनीथिंग, मैंने आप वैसा काम नहीं कर सकते जो नेचर के अगेंस्ट में, राइट? तो यू शुड नॉट फ्रेम हाइपोथेसिस लाइक दैट। थर्ड है, ए गुड हाइपोथेसिस इज स्टेटेड इन सिंपल पॉसिबल टर्म्स। जितना सिंपल हो सके आपको स्टेट करना है। एक चीज और बता दूं कि अगर एक अच्छा हाइपोथेसिस आप लेना चाह रहे हैं, लाइक, तो उसको सिंपल रखें, कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, क्योंकि रिसर्चर का काम ये होता है कि वो चीजों को कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाता है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने का काम रिसर्चर का नहीं होता। सो यू शुड मेक हाइपोथेसिस एज सिंपल एज पॉसिबल, राइट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। इसको प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी भी बोला जाता है। हाइपोथेसिस हमको परमिट करता है एप्लीकेशन ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। दो टाइप के रीजनिंग होते हैं, एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग, द अनदर वन इज कॉल्ड एज द डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये होता है कि हम एक फैक्ट्स और फिगर्स है, उसमें से कुछ निकालना चाहते हैं। जब हम कुछ निकालना चाहते हैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड थ्योरीज, फैक्ट्स, फिगर्स से, देन इट इज सो कॉल्ड एज डिडक्टिव रीजनिंग। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है उससे हम कुछ न्यू नॉलेज या इनोवेशन गेन करना चाहते हैं, दैट इज डिडक्शन। So you should always focus on deductive reasoning. It should be variable, verifiable and testable. Verifiable and testable का मतलब ये होता है कि ऐसा हाइपोथेसिस आप लीजिए जिसको आप वेरीफाई कर सकें, जिसको आप टेस्ट कर सकें, जिसका सॉलिडिफिकेशन हो विद रेस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च। फिर आप वो हाइपोथेसिस को टेस्ट कर पाएंगे। एंड फाइनली इट शुड बी आल्सो डिजाइंड दैट द टेस्ट विल प्रोवाइड आंसर टू ओरिजिनल प्रॉब्लम विच फॉर्म्स प्राइमरी पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। देखिए, जब भी आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अपना लेते हैं, शोध, अपने शोध के लिए कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स जो लेते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए हमको हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है। एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव मैंने लिया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिसर्च ऑब्जेक्टिव मेरे 3 4 5 हाइपोथेसिस हो सकते हैं, या एक ही हाइपोथेसिस हो सकता है। अगर इन द एंड वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपको अपने ऑब्जेक्टिव के क्लैरिफिकेशन को नहीं मीट करता है, तो फिर वो ऑब्जेक्टिव लेके आपका फायदा, या वो हाइपोथेसिस लेके आपको फायदा कुछ नहीं। सो आपको हमेशा एक ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव्स आपने लिया है उसके अलाइनमेंट में हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। या फिर जो आंसर आपको मिलेगा, चाहे वो हाँ में मिले चाहे नहीं में मिले, लेकिन वो आंसर जो मिला है वो आपके प्राइमरी पर्पस को सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इफ एट ऑल वो अगर सॉल्व नहीं कर पा रहा है, देन द रिसर्च इज ऑफ नो यूज। ठीक है? तो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाइपोथेसिस के को ये करने के लिए।
बहुत सारे हाइपोथेसिस, जैसे हमने हाइपोथेसिस डिस्कस किया कि इट कैन बी इन नल फॉर्म, अल्टरनेट फॉर्म। नल और अल्टरनेट फॉर्म्स के अलावा भी बहुत सारे और फॉर्म्स होते हैं जिससे कि हम हाइपोथेसिस को स्टेट कर सकते हैं। एक तो आप जानते हैं कि नल फॉर्म, नल फॉर्म में H0 हम लिखते हैं और बोलते हैं कि देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स विच आर देयर इन कंसर्न। मतलब सार्थक अंतर नहीं पाया गया के फॉर्म में लिया जाता है कि देर इज नो एसोसिएशन, देर इज नो रिलेशनशिप। ऐसा अगर हम स्टेट करके लेते हैं दैट, देन दैट इज नोन एज नल फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। एक और फॉर्म है, बहुत सारे और फॉर्म्स हैं। ऑफ लेट रिसर्च जो है वो चेंज हो गया है, और सिर्फ नल फॉर्म में पहले क्या होता था, सिर्फ नल फॉर्म में हाइपोथेसिस लेते थे, एक नल हाइपोथेसिस लेते थे कि देर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन दिस दिस वेरिएबल। फिर अल्टरनेट फॉर्म ले लेते थे, देर इज सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन दिस दिस वेरिएबल। तो नल और अल्टरनेट जो है वो थोड़ा सा पुराना हो गया। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च में प्रिडिक्टिव फॉर्म भी लिया जाता है। जैसे इट इज चूजन बिकॉज इट अलाउज द रिसर्चर टू वर्क टू स्टेट द प्रिंसिपल विच ही एक्चुअली एक्सपेक्ट्स टू इमर्ज फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। प्रिडिक्टिव फॉर्म, प्रिडिक्शन, वो रिलेशनशिप हो सकता है, दिस इज प्रिडिक्शन। डिक्लेरेटिव फॉर्म, देखिए हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस है, उसमें बहुत सारा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। उसको, हाइपोथेसिस को स्टेट करने का जो मैकेनिज्म है वो चेंज हुआ है। स्टेट करने का मैकेनिज्म मतलब उसको लिखने का मैकेनिज्म जो है वो चेंज हुआ है ऑफ लेट। तो प्रिडिक्शन फॉर्म में भी लिखते हैं, डिक्लेरेटिव फॉर्म में भी लिखते हैं, हम डिक्लेयर कर देते हैं देर विल बी सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल। ये सिग्निफिकेंट एसोसिएशन होगा ऐसा हम लिख देते हैं, दैट इज डिक्लेरेटिव फॉर्म। क्वेश्चनिंग फॉर्म में भी लिखा जाता है, लाइक वेदर देर इज सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन दिस टू वेरिएबल्स। मैं एक एग्जांपल ये चारों का दूंगा। तो मैं दूंगा, मैंने आगे स्लाइड्स में वो अवेलेबल है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगर आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है, वो जार्गन्स है। वो जार्गन्स को आप अगर नहीं समझेंगे तो आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग का रिजल्ट समझ में नहीं आएगा, और कोई भी रिसर्च पेपर आप पढ़ेंगे तो आपके ऊपर से निकल जाएगा। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द टेक्निकल टर्म्स व्हिच इज इन्वॉल्व इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि एक है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। व्हाट इज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल? दीज आर दोज वेरिएबल्स व्हिच आर डिफाइंड, व्हिच डिफाइन द हाइपोथेसिस एंड रिलेशनशिप दैट वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। हम जो वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं स्टडी करने के लिए, उस वेरिएबल को डिस्क्राइब करता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। जैसे वन ग्रुप कंटेन्स द ट्रीटमेंट। इसमें दो ग्रुप होता है। जो बेसिकली आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो दो ग्रुप होते हैं। एसेंशियल नहीं है कि दो वेरिएबल ही हो या दो ग्रुप हो, एक वेरिएबल के ऊपर भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल माने दो ग्रुप ही होने चाहिए, एक ग्रुप के अंदर भी हो सकता है। लेकिन अमूमन जब दो ग्रुप होता है तो एक होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब जिसपे हम ट्रीटमेंट देते हैं, और दूसरा होता है रेस्पॉन्स। ट्रीटमेंट देने के बाद वो एंड रिजल्ट क्या आता है, जैसे कि हम बोलते हैं एक इनपुट फंक्शन होता है, दूसरा आउटपुट फंक्शन होता है। तो इनपुट वो होता है जो रॉ मटेरियल लगता है, उसका प्रोसेसिंग होता है, एंड देन वो फिनिश प्रोडक्ट्स में जाके बन पाता है। ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट की भाषा में मैं समझा रहा हूँ। लेकिन कोई भी हाइपोथेसिस तो कुछ भी हो सकता है। तो एक स्टिमुलस होता है, उसमें एक रेस्पॉन्स होता है। जैसे प्राइस विथ रेस्पेक्ट टू डिमांड ऑफ गुड्स। जैसे कि अगर कुछ चीज का प्राइस बढ़ जाता है, मैनेजरल इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ जाता है प्राइस के कम हो जाने से। इफ इफ प्राइस यूज टू डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कस्टमर यूज टू इंक्रीज। प्राइस और डिमांड ऑफ गुड, दे आर सिग्निफिकेंटली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर कोई चीज का दाम बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली डिमांड आपका कम हो जाएगा। दिस इज प्रूवन। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि बाजार में जब प्याज के किलो जब 100 रुपए, 200, 300, 400, 500 हो जाते हैं तो डिमांड जो है वो घट जाता है। उसका मतलब ये है कि जब आप लाइक 50 रुपीज पर केजी में अगर आप 1 किलो लाइक ओनियन कंज्यूम करते हैं, तो वही अगर 400 रुपए किलो हो गया तो हो सकता है कि आप एक पाव कंज्यूम करें। तो दिस इज सिंपल एज दैट। हमको स्टिमुलस और रेस्पॉन्स को समझना है। इसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। मतलब वेरिएबल एक्स का इफेक्ट वाई के ऊपर क्या होगा या क्या होना चाहिए, इसका स्टडी अब जब हम करेंगे, दैट बिकम्स एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। एनी टू ग्रुप ऑफ वेरिएबल यू कैन टेक। मैनेजमेंट के टर्म्स में जो भी वेरिएबल्स आप आइडेंटिफाई करते हैं,
यू कैन टेक दिस टू वेरिएबल्स, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। एक होता है उसमें स्टिमुलस, दूसरा होता है रेस्पॉन्स। या दूसरे टर्म्स में बोले, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिमांड ऑफ गुड्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और भी भाषा में प्राइस जो है वो प्रिडिक्टर है, और डिमांड जो है वो क्राइटेरियन वेरिएबल है। कल मैंने बताया था कि क्राइटेरियन वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है, प्रिडिक्टर प्रिडिक्टर वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोला जाता है। तो इसके डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स हैं, और उन टेक्निकल टर्म से आपको एसोसिएटेड रहना है। तो दिस इज नोन एज दी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अब आते हैं एक्सट्रानियस वेरिएबल। जैसे मैंने पिछले क्लास में भी एक एग्जांपल दिया था, कुछ एक्सट्रानियस वेरिएबल होते हैं, कुछ बाहर के वेरिएबल होते हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन हाइपोथेसिस, वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं हाइपोथेसिस में, लेकिन आपके रिजल्ट ऑफ स्टडी को वो डेफिनेटली हैम्पर करते हैं या अफेक्ट करते हैं। तो आप मान के नहीं चलते कि ये वेरिएबल मेरे स्टडी में है, बट इट विल अफेक्ट, कहीं ना कहीं वो आपके स्टडी को अफेक्ट कर देते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टेकन वन एग्जाम्पल, प्राइस रिलेशनशिप विद डिमांड ऑफ हीटिंग ऑयल। तो प्राइस जो है एक स्टिमुलस है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिमांड फॉर हीटिंग ऑयल का क्या होना चाहिए, मैंने क्या होना चाहिए इन दोनों के बीच रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड ऑफ हीटिंग ऑयल, द टेम्परेचर इज एन एक्सटर्नल वेरिएबल। डेफिनेटली टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे परचेज हो रहा है, दैट इज लॉट डिपेंडेंट अपॉन द प्राइस एंड द डिमांड ऑफ हीटिंग ऑयल। तो ये एक एक्सटर्नल वेरिएबल है, प्राइस और डिमांड ऑफ हीटिंग ऑयल, जो हम ये कर रहे हैं, दैट यूज टू डिपेंड अ लॉट। दिस इज नोन एज एक्सट्रानियस वेरिएबल। ये बाहर के वेरिएबल होते हैं जो आपके स्टडी को अफेक्ट करते हैं। एक होता है लेटेंट और अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल। व्हाट इज लेटेंट? इस फिगर को समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज अ फिगर ऑफ एमोस। एमोस के सॉफ्टवेयर में जब आप मॉडलिंग करेंगे तो इस टाइप के फिगर आते हैं, उसमें से एक फिगर है। लेट अस सपोज दैट जेड, जेड जो लिखा है उसको मैं मान के चलूं कि एक मेरा वेरिएबल है। लेट अस से इट इज इट इज जॉब सेटिस्फेक्शन। मैं मान के चलूं कि जेड जो है मेरा वेरिएबल जॉब सेटिस्फेक्शन। अब जॉब सेटिस्फेक्शन मेरा अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल है। अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ये ऑब्जर्व नहीं है, अभी तक ऑब्जर्व नहीं। ये ऑब्जर्व कब बनेगा? जब इसमें पांच पांच फैक्टर्स हैं। हो सकता है कि छह भी हो, सात भी हो, आठ भी हो, मैंने पांच लिए हैं एग्जाम्पल के लिए। जॉब सेटिस्फेक्शन को अगर मैं मेजर करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं पांच टेंटेटिव स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करूंगा। मतलब पांच मेरे क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चनर में, और ये पांचों क्वेश्चन मिलके जॉब सेटिस्फेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। लेटर से मैं एक क्वेश्चन बना सकता हूं कि आप अपने जो करंट जॉब कर रहे हैं उससे कितना आप सेटिस्फाइड हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन मेरा हो सकता है कि आपके आपका सेटिस्फेक्शन जो है वो आपके इर्द गिर्द आपके पीयर जो हैं, आपका सबोर्डिनेट जो है, उससे आप काफी संतुष्ट रहते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जॉब। ये दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैं इसलिए भी सेटिस्फाइड हूँ बिकॉज मेरे को समय पे सैलरी मिलता है। ये तीसरा क्वेश्चन हो सकता है। चौथा क्वेश्चन ये हो सकता है कि मेरा संस्था मेरा समय पर ख्याल रखता है, इसलिए मैं लाइक जॉब में सेटिस्फाइड हूँ। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे होगा वो आपको डिटरमाइन करना है, लेकिन सोलली आपको डिटरमाइन नहीं करना है। उसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस आपने बना दिया या मैंने जो पांच क्वेश्चन बोल दिए वो एकदम सही है, बिल्कुल नहीं। ये मैं टेंटेटिव एक आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं जो कि हो सकता है। अमूमन जब रिसर्चर रिसर्च करता है या हम रिसर्च करते हैं, तो हम उन टाइप के क्वेश्चनर को लेना चाहते हैं जो ऑलरेडी प्रूवन है, जो पहले से ऑथर्स ने दे रखा है। हम अपने से नहीं बनाते। उसको बोला जाता है स्केल। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चनर और स्केल एक ही चीज है। अगर हम स्केल की बात करें तो हम क्वेश्चनर की बात कर रहे हैं, और हम एक एक पर्टिकुलर लाइक डायमेंशन के अगर क्वेश्चनर की बात करते हैं तो उसको स्केल बोला जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन एक वेरिएबल है, उसके ऊपर अगर मैं क्वेश्चनर बनाऊं या क्वेश्चनर कहीं से लूं, दैट इज नोन अ स्केल। जॉब सेटिस्फेक्शन का स्केल मुझे चाहिए। आपको एज अ रिसर्चर भी वैसे क्वेश्चनर चाहिए होंगे, क्योंकि अगर आप पांच वेरिएबल आइडेंटिफाई करेंगे अपने स्टडी के लिए, तो पांच क्वेश्चनर या पांच स्केल, पांच क्वेश्चनर तो नहीं बोलूंगा, वो पांचों स्केल को आप जब मिलाएंगे तो एक आपका क्वेश्चनर डिजाइन हो जाएगा। लेकिन वो पांचों स्केल आपको चाहिए जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हो।
उससे दो फायदे हैं। एक है कि आपके रिसर्च के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि अगर आप खुद बनाएंगे तो ये बोलेंगे कि ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, या आप किस एक्सपर्टाइज के बेसिस में उस क्वेश्चन को आपने बनाया है। ऑलरेडी जो जिस जो चीज अवेलेबल है उसको हम लेके मेजरमेंट करें तो एकदम सही रिजल्ट आना चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आर देयर, और एज ए इंडिविजुअल आपके पास उतना एक्सपर्टाइज नहीं है या मेरे पास उतना एक्सपर्टाइज नहीं है कि हम स्केल को खुद से डिजाइन कर सकें। और अगर मान लो मैंने डिजाइन कर भी दिया, कई स्केल मैंने डिजाइन किए हैं, लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए उसकी वैलिडिटी, उसकी रिलायबिलिटी और उसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश करने के लिए अगेन दूसरे लेवल के स्टैटिस्टिक्स में जाना पड़ता है। तो दैट टेक्स अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबा समय लगता है उसके लिए। तो एडवाइजेबल यही है कि जो स्केल अवेलेबल हो मार्केट में, या जो स्केल अवेलेबल हो किसी बुक्स में, उस स्केल को आप लीजिए। अगर मेरे पास स्केल का कुछ हैंडबुक है, शायद एक दो बुक है मेरे पास हैंडबुक जिसमें स्केल्स अवेलेबल होंगे, वो मैं लाइक ग्रुप में डाल दूंगा, सो दैट आपको उससे बेनिफिट ये होगा कि उससे आप वेरिएबल आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और जो जो स्केल ऑलरेडी अवेलेबल है उन स्केल्स को लेके आप काम कर पाएंगे। तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जेड जेड जो है वो मेरा एक वेरिएबल है, जो कि अनऑब्जर्व वेरिएबल है, और वो अनऑब्जर्व वेरिएबल 5 डिफरेंट स्टेटमेंट्स को लेके या 10 डिफरेंट स्टेटमेंट्स को लेके बने हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है कि हम कितने स्टेटमेंट को लें ताकि वो वेरिएबल आइडेंटिफाई हो। अगर मान लो मैं जॉब सेटिस्फेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए 50 क्वेश्चन ले लूं, 50 क्वेश्चन बना दूं, और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ये जॉब सेटिस्फेक्शन का स्केल है, तो क्या आपको लगता है कि रेस्पोंडेंट वो 50 क्वेश्चन को आंसर करेगा, या आपके रिसर्च में उतना समय देगा जिससे कि ट्रू मीन्स में वो सारे क्वेश्चन को आंसर कर देगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो एज अ रिसर्चर आपको सोचना है कि मिनिमम 3 रखने हैं। जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हैं किसी भी वेरिएबल के लिए, आप स्केल बनाते हैं, तो मिनिमम यू हैव टू टेक 3 क्वेश्चंस, नंबर वन। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू ट्राई टू टेक अप टिल 10। हो सकता है 10 से भी थोड़ा ज्यादा हो जाए, लेकिन 10 से ऊपर नहीं रखना है, बिकॉज उसमें रेस्पॉन्स बायस आता है। अगर आप मुझे क्वेश्चन दे दें जिसमें कि 300-400 क्वेश्चंस हैं, तो मैं क्यों रेस्पॉन्ड करूंगा? मैं अपना आधा घंटा क्यों खराब करके आपके क्वेश्चन को रेस्पॉन्स करने जाऊंगा? दैट इज द फर्स्ट इश्यू विच यू फेस एज अ रिसर्चर। तो बड़ा क्वेश्चन आप जब बनाते हैं, कई सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं और भेजे हैं, तो उसमें मुझे वही रेस्पॉन्स आया है कि लाइक आपका इतना बड़ा क्वेश्चन है तो हम रेस्पॉन्स क्यों करें? फिर आपको पर्सनल रिलेशनशिप पे जाना पड़ेगा कि आपको भर आप बोलेंगे कि हाँ भर दीजिए, फिर वो भरेंगे। तो डोंट डू लाइक दैट। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेटेंट और अनऑब्जर्व वेरिएबल। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है पैरामीटर। व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर एक डेस्क्रिप्टिव मेजर है एंटायर पॉपुलेशन का। अगर हम पॉपुलेशन को मेजर करते हैं, पूरा एंटायर पॉपुलेशन को जब हम मेजर करते हैं, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रीक लेटर दैट इज म्यू। पॉपुलेशन, एंटायर पॉपुलेशन को से जब हम डेटा लेते हैं, एंटायर पॉपुलेशन को जब मेजर करते हैं, तो मैथमेटिकल टर्म में ग्रीक वर्ड है एक म्यू। आप देख सकते हैं म्यू कैसा लिखा है। एंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज मेजर्ड बाय अ लेटर सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से मेजर करते हैं, और पॉपुलेशन जो होता है उसको हम म्यू से मेजर करते हैं। इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। तो जो टर्म्स है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, पॉपुलेशन के लिए म्यू, ग्रीक लेटर जो सिग्मा होता है उसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मिलेगा, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। और लाइक एक इजी एग्जांपल देके मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। पहले थोड़ा डेफिनेशन को देख लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम आर ऑफन ब्रॉडली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस in the data that are free to vary when estimating a statistical parameter. This value is determined by number of observation in the sample and number of parameters in the model. ये एक स्टैटिस्टिकल नंबर है, समझ लीजिए, विच इज फ्री टू वेरी। हम जब भी कोई चीज को मेजर करते हैं, उसका कुछ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर होते हैं। स्टैटिस्टिकल पैरामीटर का मतलब ऐसा समझे कि हम एक मॉडल लिए हैं, हमारे वेरिएबल्स हैं, सपोज मैंने 5 वेरिएबल लिए हैं, 5 वेरिएबल के अंदर जो पैरामीटर्स हैं, अमूमन हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को n-1 के हिसाब से यूज करते हैं। n-1 इसलिए क्योंकि n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, और -1 कर देने के बाद वो लाइक एक कम हो जाता है। जनरली इतने ही रिसर्चर समझ पाते हैं, लेकिन ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ये क्यों होता है?
इसका जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है। एज्यूम कीजिए कि आपके पास 7 डिफरेंट हैट्स हैं, मतलब 7 टोपी आपके पास है, और आपको वो 7 टोपियों को पहनना है डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में, डिफरेंट डेज में आपको पहनना है। सो ऑन द फर्स्ट डे, जब आप फर्स्ट डे में वियर करेंगे, मतलब पहनेंगे, तो आपके पास कितने चॉइसेस होंगे? डेफिनेटली आपके पास 7 हैट है। तो 7 हैट में आपको सातों चॉइस है, कोई भी पहन सकते। तो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ। सेकेंड डे में आप जब जाएंगे तो आपके पास कितना चॉइस रहेगा? 7 - 1 रहेगा। वाई? बिकॉज पहला दिन आप एक टोपी पहन चुके होंगे, राइट? तो यू हैव गॉट 6 सेट्स सेकेंड डे में। ऑन द थर्ड डे, तीसरा दिन, आपके पास कितना चॉइस रहेगा? 5 रहेगा, बिकॉज 7 - 2 हो जाएगा, 2 दिन आपने पहन चुका। एंड सो ऑन, वो चलते रहेगा, चलते रहेगा। लेकिन सिक्स डे में आप जब पहुंच जाएंगे, छठवें दिन, यू विल बी हैविंग चॉइस बिटवीन 2 हैट्स। मतलब 2 हैट का आपके पास चॉइस रहेगा। बट आफ्टर यू चूज योर हैट फॉर द सिक्स डे, छठवें दिन आप जब पहन लेंगे, सातवें दिन के पास यू मस्ट वेयर द रिमेनिंग हैट। एक ही हैट का चॉइस रहेगा आपके पास। तो जब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालते हैं, तो आपके पास जो हैट फ्रीडम रहेगा, वो 7 - 1 किया जाता है, क्योंकि लास्ट डे में आपके पास चॉइस बचता नहीं, उसको हम चॉइस नहीं बोलेंगे, राइट? तो लास्ट डे आपके पास देर इज नो चॉइस, बट यू हैव टू वेयर अ सिंगल हैट, क्योंकि एक को चॉइस नहीं बोला जाता। तो वो 1 को अगर हम माइनस करेंगे, तो यू हैव गॉट 7 - 1, दैट इज 6 डेज हैट फ्रीडम, जिसको हम बोलेंगे। अगर मैं 7 हैट आपको दूं और बोलूं कि 7 दिन आपको वियर करना है, और आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? दैट इज 7 - 1, दैट इज 6 हैट फ्रीडम, उसको बोला जाएगा। और 6 हैट फ्रीडम इसलिए है क्योंकि सातवां दिन का आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो 6 दिन मेरे पास ऑप्शंस हैं, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिमिलर काइंड में वेरिएबल जब मूव करता है, तो दे हैव गॉट सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक आसान लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ। और जनरली N - 1 इसका डिनोशन है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम मेजर करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट यू गॉट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एक और टर्म है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, दैट इज नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। व्हाट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? जैसे मैंने कल भी बताया था कि सिग्निफिकेंस, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। ये एक सर्टन क्राइटेरियाज है। एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक क्राइटेरिया है जिसपे कि हम डिसीजन लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसी के लिए यूज होता है। And it is also the criteria which is based on the probability of obtaining statistical measure in the sample if value stated in the null hypothesis is true. अगर नल हाइपोथेसिस मेरा ट्रू है, मेरे को अगर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, तो इस स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को मुझे देखना पड़ेगा। और बिहेवियरल साइंस में टिपिकली इसको 5% पे सेट किया जाता है। 5% पे सेट किया जाता है, उसका मतलब ये है, अगर मैं बात करूं तो मेरा स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का जो लेवल है वो 5% है, उसका मतलब ये है कि 95% मैं जो बात कर रहा हूं दैट इज ट्रू। ठीक है? 5% स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि 95% मैं जो बात कर रहा हूं दैट इज ट्रू। अदर सेंस में समझते हैं कि एक अगर हाइपोथेसिस आपने लिया है, और आप बोल रहे हैं कि नहीं, उसको मैं टेस्ट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हिसाब से मुझे उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, तो मैं 95% अपने जजमेंट में करेक्ट होऊंगा कि अगर नल हाइपोथेसिस को मैं एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, दोनों फॉर्म में 95% मैं करेक्ट हो सकता हूं या होऊंगा। 5% का मतलब ये होता है, अगर हम पूरा 100% करेक्शन, ट्रू एस्टिमेशन की बात करें, और 5% को माइनस कर दें, बिकॉज वो 5% समझ लीजिए कि वो एरर है। और हर, मैंने जैसे कि बताया था कि हर रिसर्च में यू हैव गॉट सर्टेन एरर्स। हर रिसर्च में आपको थोड़ा सा एरर मिलेगा, बिकॉज कोई भी रिसर्च एरर फ्री नहीं है। इनफैक्ट इनफैक्ट कल एक स्टेटमेंट आया था कि जो कोविड वैक्सीन बना था उसमें भी कुछ एरर इन्वॉल्व होंगे, और वो एरर हो सकता है कि बहुत मिनिमम हो, बहुत मिनिमम हो। वाई? बिकॉज मेडिकल साइंसेस में जो रिसर्च होती है दैट इज 99.9999% ट्रू, क्योंकि वो लाइफ सेविंग ड्रग्स है। लेकिन सोशल साइंस रिसर्च में आप अगर कोई बात कर भी देते हैं, मान लो उसका उसका वेटेज या ट्रूनेस उतना ज्यादा नहीं है, तो वो चल जाता है। लेकिन मेडिकल साइंसेस में ये बात नहीं चलेगी, या इंजीनियरिंग में वो बात नहीं चलेगी। तो
उनका जो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का लेवल है वो ज्यादा होता है उनसे, और इसीलिए उनके जर्नल्स में पब्लिकेशंस बहुत अच्छी जगह में होते हैं। अगर मेडिकल साइंसेस में कोई रिसर्च कर रहा है तो वो इजीली पब्लिश हो जाता है। और जो सोशल साइंस के रिसर्चर हैं उनको पब्लिश कराने में अच्छे जर्नल्स में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज उसमें तर्क वितर्क बहुत ज्यादा होते हैं, और आपको प्रूव करना पड़ता है कि साइंटिफिक जो मेथोडोलॉजी आपने अडॉप्ट किया है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि 95% जो मैं बात कर रहा हूँ वो करेक्ट है। सिमिलरली अगर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है तो क्या होता है, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में अगर आप अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि 99% आप जो बात कर रहे हैं वो सही है। तो एज अ रिसर्चर आपको अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करना होता है आइदर एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और एट द लेवल ऑफ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, बिकॉज हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये सारे टर्म्स आएंगे। फिर हम बोलते हैं कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट क्या है। देखिए, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इट मींस दैट द डिफरेंस इन रिजल्ट डिड नॉट अकर बाय रैंडम चांस। दिस इज द मोस्ट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय लोअर लेटर पी। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं तो एक पी वैल्यू होता है। हर हर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक पी वैल्यू होता है विच स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी। पी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल टर्म्स में पी को प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। अनदर टर्म ऑल्सो मी यू मे हियर दैट इज अल्फा। अल्फा भी कई बार बोल देते हैं, बट पी वैल्यू इट इज लाइक द सिग्निफिकेंट टर्म विच इज एसोसिएटेड। नल हाइपोथेसिस को जब हम रिजेक्ट करते हैं तो हम वो सिग्निफिकेंस में पहुंच जाते हैं। मैंने क्यों क्या बोला, ध्यान से सुनिए। जब भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो हम सिग्निफिकेंस में पहुंच जाते हैं। उसका मतलब यह है कि अगर मैंने एक हाइपोथेसिस लिया है, देर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बीच में कोई संबंध नहीं है, अगर ऐसा मैं मान के चल रहा हूं तो वो मेरा क्या हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है। बिकॉज एसोसिएशन नहीं है, इसकी बात कर रहा हूं। और अगर मैं बोलता हूं कि नल हाइपोथेसिस को मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, उसका मतलब यह है कि हम सिग्निफिकेंस में पहुंच गए हैं। सिग्निफिकेंस में पहुंच गए मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को जब मैं एक्सेप्ट कर लिया हूं उसका मतलब यह है कि अब मैं बोल रहा हूं नहीं, एक्स और वाई के बीच में जो है वो संबंध है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। पी वैल्यू जब भी कम होता है, ठीक है, जब भी पी वैल्यू 0.05 से कम होता है, आप लिख लें, पी वैल्यू जब भी 0.05 से कम होता है हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल है रिसर्च का। और इतने डीप रूटेड में आपको कोई नहीं बताएगा, लाइक एक एक वैल्यू को लेके। नल हाइपोथेसिस को जब हम 0.05 लेवल में टेस्ट करते हैं या 0.01 लेवल में, देखिए 0.05 और 5% वो एक ही चीज है, क्योंकि 5% का मतलब होता है 5/100, और 5/100 जब हम करते हैं तो 0.05 आता है। तो मैं 0.05 लेवल बोलूं या 5% लेवल बोलूं, बात एक ही है। सिमिलर वे में अगर मैं 0.01 लेवल बोलता हूं तो उसका मतलब होता है 1%। तो अगर मैं कोई हाइपोथेसिस को 5% या 0.05% या फिर 1% या 0.01% लेवल में अगर मैं टेस्ट करता हूं, और मेरा पी वैल्यू जो है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से अगर कम आता है या 0.01 से कम आता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये 5% का लेवल है और दूसरा वाला 1% का लेवल। अगर वो वैल्यू 0.01 से कम आता है या 0.05 से कम आता है तो मैं ये बोलूंगा कि मेरा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होगा और अल्टरनेट एक्सेप्ट होगा। और एज अ रिसर्चर मैं यही चाहता हूं कि मेरा नल जो है वो रिजेक्ट हो जाए और अल्टरनेट जो है एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि मैं हमेशा प्रूव करना चाहूंगा कि रिलेशनशिप है या डिफरेंसेस है। ये चीज को मैं हमेशा प्रूव करना चाहूंगा एज ए रिसर्चर। तो हम बोलते हैं कि वो सिग्निफिकेंस आप रीच कर चुके हैं, वो सिग्निफिकेंस वो आप पा चुके हैं। दिस इज नोन एज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। बहुत डिफरेंट टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं। इस पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है हाइपोथेसिस में। एक तो होता है सिंपल हाइपोथेसिस जिसमें कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर। अगर स्मोक ज्यादा करते हैं तो कैंसर होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो स्मोकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कैंसर इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल।
देयर आर कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस ऑल्सो। हाइपोथेसिस कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है, देखिए, दिस प्रिडिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। पहले के केस में हमारा एक डिपेंडेंट था, एक इंडिपेंडेंट था। अब हम बोल रहे हैं नहीं, दो डिपेंडेंट है और दो इंडिपेंडेंट है। दो इंडिपेंडेंट है, दो डिपेंडेंट है, क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, हाइयर रेट ऑफ एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी लीड्स टू क्राइम लाइक रॉबरी एंड मर्डरिंग। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लीड्स टू क्राइम, कौन कौन से क्राइम? एक तो रॉबरी है और दूसरा मर्डरिंग। तो ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करते हैं क्या? दिस इज कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। देखिए, जितना आप हाइपोथेसिस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उतने आपको टेस्ट करने में भी दूसरे दूसरे टाइप के टेस्ट यूज करने पड़ेंगे। सो कीप एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब आप एज अ रिसर्चर आपको सिंपल रखना है हाइपोथेसिस को, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। लेकिन कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं बता रहा हूँ। अनदर हाइपोथेसिस इज नोन एज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि ऑलरेडी उसका डायरेक्शन जो है वो तय है, माने ऑलरेडी वो थ्योरी एस्टेब्लिश हो चुका है, और हम जो हाइपोथेसिस ले रहे हैं इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर थ्योरी, एंड दे मे इम्प्लाई दैट द रिसर्चर इज इंटेलेक्चुअली कमिटेड टू ए पर्टिकुलर आउटकम। उसका मतलब ये है कि कोई थ्योरी ऑलरेडी एस्टेब्लिश है और उसको मैंने अपनी जगह पे टेस्ट किया और वो थ्योरी परफेक्ट आ रहा है। ओके, सो दिस बिकम्स अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये बन जाता है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी है, व्हेन देयर इज नो और लिटिल थ्योरी इन्वॉल्व। ऐसा संभव नहीं कि हर बार कोई थ्योरी से ही आप हाइपोथेसिस लें, हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है। तो कई सारे ऐसे सब्जेक्ट के टॉपिक है जिसपे कि लिटरेचर्स जो है वो अवेलेबल नहीं। जहां भी लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, वहां आपको अपने से हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है, और जब आप अपने से हाइपोथेसिस बनाते हैं दैट बिकम्स नॉन डायरेक्शनल। उसका डायरेक्शन कुछ नहीं, क्योंकि वो एस्टेब्लिश थ्योरी से नहीं आया है, राइट? सो उसको हम बोलेंगे लाइक नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, एंड दे आर कंट्राडिक्टरी इन नेचर। वो थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी इन नेचर होते हैं। एक और होता है कैजुअल हाइपोथेसिस। कॉजल हाइपोथेसिस क्या होता है? इट इट प्रोपोजेस द कॉज एंड इफेक्ट। एक कॉज होता है, एक इफेक्ट होता है। पहला वाला एग्जांपल हम ले सकते हैं, स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर। स्मोकिंग कॉज है, कैंसर इफेक्ट है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जब भी हम स्टडी करते हैं, तो लाइक ड्राइविंग ड्राइविंग विथ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स। कोई ड्रग्स खा के अगर ड्राइविंग करता है या कुछ अल्कोहल लेके ड्राइविंग करता है, इट लीड्स टू एक्सीडेंट। तो एक एक कॉज है, दूसरा इफेक्ट है, तो उसको कॉजल हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस को स्टेट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और कुछ नहीं है। आपको समझना है कि किस फॉर्म में आपको हाइपोथेसिस को स्टेट करना है। जो भी हाइपोथेसिस आप स्टेट करते हैं, वो अपने रिसर्च के हिसाब से आपको डिजाइन करना होता है। मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं, देखिए, एक ही एग्जांपल को, एक ही हाइपोथेसिस को सारे जगह में फिट करने का कोशिश किया है। जैसे कि हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात करते हैं, तो हम क्वेश्चन पूछते हैं, आर स्ट्रेस एंड हेल्थ रिलेटेड? क्या स्ट्रेस और हेल्थ रिलेटेड है? मैं नहीं जानता है कि नहीं है, मैं नहीं जानता, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये नॉन डायरेक्शनल है, और क्योंकि मैं नहीं जानता तो मैं क्वेश्चन फॉर्म में उसको ले जाऊंगा, रिलेशनल फॉर्म में ले जाऊंगा। आर स्ट्रेस एंड हेल्थ रिलेटेड, ठीक है। लेकिन अगर मैं डायरेक्शनल फॉर्म की बात करता हूं, तो डायरेक्शनल फॉर्म में रिलेशनल कैसे हम प्रूव करेंगे? आर स्ट्रेस एंड हेल्थ इनवर्सली रिलेटेड? क्या स्ट्रेस और हेल्थ इनवर्स रिलेशनशिप है उनके ऊपर? इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है? उल्टा रिलेशनशिप। मतलब सच एज हेल्थ डिक्रीजेस एंड स्ट्रेस इंक्रीजेस। मतलब स्ट्रेस अगर इंक्रीज करेगा तो हेल्थ ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रेस इंक्रीज करेगा तो हेल्थ भी इंक्रीज करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो डायरेक्शनल जहां पर है, हमको पता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है इसका, कि अगर स्ट्रेस इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली हेल्थ जो है वो डिक्रीज करेगा। दिस इज नोन एज डायरेक्शनल। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। सिमिलर वे में, डज इंक्रीज इन लेवल ऑफ स्ट्रेस लीड्स टू डिक्रीज इन लेवल ऑफ हेल्थ? अब हम क्वेश्चन फॉर्म में आ गए। कॉजल में जब है, कॉजल में डायरेक्शनल जब पूछते हैं, तो वो ऑपोजिट फॉर्म में आ गया कि क्या लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है लीड्स टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ हेल्थ। हम क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल, जस्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक चीज को, कैसे पूछेंगे,
उसका जस्ट एक एग्जांपल है। सिमिलर वे में नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रिलेशनल अप्रोच में क्या पूछेंगे, आई प्रिडिक्ट दैट स्ट्रेस एंड हेल्थ आर रिलेटेड। मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि स्ट्रेस और हेल्थ जो है वो रिलेटेड है, ये डायरेक्ट फॉर्म है, दिस इज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। जबकि डायरेक्शनल में क्या लिखेंगे, आई प्रिडिक्ट दैट स्ट्रेस एंड हेल्थ आर इनवर्सली रिलेटेड। अब मैं वो ये सारे जो है वो डायरेक्ट फॉर्म में है, लेकिन वो रिलेशनल है, डायरेक्शनल है। I predict that stress and health are inversely related, such as health decreases and stress increases। यहाँ पर हम डायरेक्टली बोल दे रहे हैं कि ऐसा है, और उसको हम हाइपोथेसिस में प्रूव करेंगे। सिमिलर वे में आई प्रिडिक्ट दैट इंक्रीज इन लेवल ऑफ स्ट्रेस विल लीड टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ हेल्थ। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, क्वेश्चनिंग फॉर्मेट है, डायरेक्ट फॉर्मेट है, डायरेक्शनल फॉर्मेट है, नॉन डायरेक्शनल फॉर्मेट है। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स है जिससे कि आप अपने रिसर्च को लाइक कैसे फॉर्मेट में हम एक हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब करेंगे, इसका आपको रोड मैप मिल जाता है। एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। ये मैं डेटा एनालिसिस नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा, तो ये नॉर्मेलिटी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा इसको ध्यान देके समझने का कोशिश कीजिएगा। आप जो डेटा कलेक्शन करेंगे उसमें नॉर्मलिटी होना चाहिए। नॉर्मलिटी क्या है, अब मैं बता रहा हूँ। नॉर्मलिटी स्टैटिस्टिक्स से आया है। सपोज मैंने 5 जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनका लाइक हाइट्स नापा, ठीक है, एक क्लास स्टूडेंट है, उसमें 5 स्टूडेंट्स या 10 स्टूडेंट्स का मैंने क्लास में हाइट्स जो है वो नापा। और हाइट नापने के बाद जो फ्रीक्वेंसी है, पहले में आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी 1111 है, ठीक है। दूसरे में फ्रीक्वेंसी जो है वो लाइक ये हाइट का मेजरमेंट है, जैसे 5 फुट कितने लोग हैं, 5 फुट 2 इंच कितने लोग हैं, 5 फुट 6 इंच कितने लोग हैं, 5 फुट 8 इंच कितने लोग हैं, और 6 फीट कितने लोग। तो अगर मैंने 20 ऑब्जर्वेशन लिया, 20 लोगों का अगर नापा, तो मुझे मिला कि 2 लोग जो है वो 5 फीट के हैं, 5.2 4 लोग हैं, सिमिलरली 8 लोग हैं, फिर 4 लोग हैं, और फिर 2 लोग हैं। देखिए 8 जो है वो ऊपर है, मतलब मैक्सिमम लोग जो हैं वो 5 फीट 4 इंच से 5 फीट 6 इंच के अंदर है, या ये वाला जो ग्राफ शो कर रहा है उस बीच में है 8 लोग। बहुत कम लोग, 2 लोग जो है 6 फीट है, और 2 लोग जो है वो 5 फीट है। ऐसा अमूमन होता है क्लास में कि अगर कोई बहुत अच्छा मार्क लाया है, कम लोग होते हैं, और जो बहुत कम मार्क्स लाए हैं वो भी कम लोग होते हैं, जो एवरेज मार्क लाते हैं वो बीच में होते हैं। तो ग्राफ हमारा जब बनता है अमूमन वो इस टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये n = 50 का और n = 100 का। यहां पर भी 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 60 लोग हैं, 6 फीट में जो है वो लोग कम है। इसमें देखिए, तो जो ग्राफ बन के आ रहा है, यू सी द ग्राफ विच वी हैव सीन हियर, इसमें ये सारे रेंज, ये रेंज जो फॉल होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से अगर हम मेजर करें तो 1.96 इधर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और इधर 1.96 का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। उसका मतलब ये होता है कि आपका मैक्सिमम जो सैंपल है वो इन बिटवीन फॉल करता है, माने एक रेंज के अंदर फॉल करता है। लेटस यहाँ पर सपोज करें कि एक लड़का जो है वो 4 फीट का है, वो 5 फीट का नहीं है, वो 4 फीट का है, वो एक्सेप्शनल केस है। और एक लड़का और है जो 7 फीट का है, या 6 फीट 9 इंच का है। तो क्या वो ये नॉर्मेलिटी कर्व में आएगा? वो नहीं आएगा, बिकॉज वो एक्सेप्शनल केस है। सपोज किसी क्लास में अगर मार्क का मेजरमेंट करते हैं कि डेटा जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट लेट अस से कि 65 से 70% के अंदर पूरा क्लास, मैक्सिमम क्लास सब आ गए। लेकिन एक लड़का जो है या 2 लड़के जो है वो 90% से ऊपर लाए, सो दे डू नॉट फॉल इन दैट कैटेगरी। या सिमिलरली और 2 4 लड़के हैं जो कि 30% से भी कम आया है, उनका 20% 10% आया है, तो दे ऑल्सो डोंट फॉल इन टू दैट क्लास कैटेगरी। जब हम नॉर्मलिटी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं, देखिए ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन की बात हो रही है। तो जब मैक्सिमम आपका डेटा जो है वो मैक्सिमम नॉर्मलिटी कर्व के अंदर नहीं आता है, या फिर अनयूजुअल रेस्पॉन्स होता है, कि मैक्सिमम लोग क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग उस चीज से सहमत नहीं हो रहे हैं, या उस चीज को नहीं बोल रहे हैं जिस चीज को हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इसी रेंज में आएगा, तो वो रिजेक्शन रीजन है। देखिए रेड वाला रीजन जो है वो रिजेक्शन रीजन है।
और मीन जो हम मेजर करते हैं वो +-3 सिग्मा के रेंज में करते हैं। तो जो भी हमारे इस बीच में आता है, जो भी रेंज हमारा इस बीच में आता है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। रिजेक्शन रीजन ये जो लाल कलर का है, उसमें हम रिजेक्ट कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी को क्यों देखते हैं? बिकॉज अगर एक डेटा आपका नॉर्मल है तो उस पर स्टैटिस्टिकल टूल कौन सा हम यूज कर सकते हैं। अगर डेटा नॉर्मल नहीं है तो दूसरा स्टैटिस्टिकल टूल यूज होता है। ऐसा नहीं है कि एक स्टैटिस्टिक्स मान लो मैं टी टेस्ट की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हैं। अगर टी टेस्ट की बात करूं, एफ टेस्ट की बात करूं, जेड टेस्ट की बात करूं, नंबर ऑफ टेस्ट है। उस टेस्ट को लगाने से पहले मुझे ये कंफर्म करना होता है कि मेरा डेटा जो है, जो डेटा कलेक्शन हुआ है, वो नॉर्मल है कि नहीं है। वेदर इट इज डेटा इज नॉर्मल। अब इसका दूसरा शब्द एबनॉर्मल नहीं है। वेदर वो नॉर्मेलिटी कर्व के अंदर आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो मेरे मेरे पास दूसरे टेस्ट परफॉर्म मैं करूंगा। अगर नॉर्मेलिटी आता है उसके लिए मेरा दूसरा टेस्ट है। तो एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ऐसा नहीं है कि हाइपोथेसिस को आपने लिया और टेस्ट कर दिया, बिल्कुल नहीं। पहले आप नॉर्मेलिटी डिटरमाइन करते हैं। नॉर्मेलिटी डिटरमाइन एक बार अगर हो गया, देन वी यूज टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। और वो नॉर्मेलिटी कैसे आता है, मैंने एक एग्जांपल देख के आपको बताया कि दिस इज द थिंग, the way you used to determine normality, it is according to this only. Just wait a minute, we'll take a break and then we'll continue. 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं।
ठीक, फिर स्टार्ट करें। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? यस। ऑडियो क्लियर। ठीक। सो लेट अस कंटिन्यू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी कॉन्सेप्ट में जब भी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए डेटा कलेक्शन करते हैं और डेटा कलेक्शन करने के बाद हम एक नॉर्मल कर्व जिसको प्लॉट करते हैं स्टैटिस्टिक्स की भाषा में। और नॉर्मल कर्व दो तरीके से प्लॉट हो सकता है। एक तो है वो हैंडमेड तरीके से प्लॉट हो सकता है, लाइक आप डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए पेन एंड पेपर से आप प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है इसके लिए, जिसको यूज करके आप नॉर्मेलिटी कर्व को प्लॉट कर सकते हैं। तो हमको जानना है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस उस पर्टिकुलर एरिया पे वो है या नहीं है। लेट अस से फॉर एग्जांपल दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। जो एरिया ग्रीन एरिया दिख रहा है, जो ग्रीन कलर के हैं, वो नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस के कर्व है। मतलब नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस के कर्व मतलब डेटा नॉर्मल है अगर उस बीच में फॉल हो रहा है तो। और अगर नहीं हो रहा है तो यू हैव गॉट रिजेक्शन रीजन। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपका डेटा नॉर्मल है तो आप डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और आपका डेटा नॉर्मल अगर नहीं है तो आप डिफरेंट टाइप के टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर डेटा आपका नॉर्मल है तो जो टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे उस टेस्ट का नाम होता है पैरामेट्रिक टेस्ट। आप लिख लीजिए, अगर नहीं है, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए कि इफ योर डेटा फॉल्स अंडर नॉर्मलिटी कर्व, इन अदर वर्ड्स इफ योर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द लेवल ऑफ मेजरमेंट, यू टेंड टू परफॉर्म पैरामेट्रिक टेस्ट। अगर आपका डेटा नॉर्मल है तो आपको पैरामेट्रिक टेस्ट करने हैं, और अगर आपका डेटा नॉर्मल नहीं है तो आपको नन पैरामेट्रिक टेस्ट करने हैं। और पैरामेट्रिक टेस्ट में नंबर ऑफ टेस्ट हैं, नन पैरामेट्रिक टेस्ट में भी बहुत सारे टेस्ट हैं। हमको ये जानना है कि हमारा डेटा किस टाइप का है, सो दैट हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए उस डिफरेंट टाइप के टेस्ट को लगा सकते हैं। ओके। नाउ फाइनल फाइनल जो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का रिजल्ट है वो एक ग्राफ के, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं एक बताना चाहूंगा कि पहले आपको क्या करना होता है। अपना नल हाइपोथेसिस और अपना अल्टरनेट हाइपोथेसिस को स्टेट करना होता है, मतलब उसको देना होता है कि आपका नल हाइपोथेसिस क्या है, आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है आपके रिसर्च में। देन यू हैव टू सिलेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब मैंने दो लेवल बताया, एक 0.05 लेवल या फिर 5% का लेवल, जिसमें हम बात करेंगे कि 95% आपकी एक्यूरेसी होगी, या जो भी बातें सामने आएगी वो 95% करेक्ट होगी। दूसरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो 0.01 लेवल सिग्निफिकेंस है, जिसको हम बोलते हैं 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उसका मतलब ये है कि 99% जो मैं बात करूं या आप जो बात करें हाइपोथेसिस को लेके, दैट इज करेक्ट। ठीक है। तो जनरली दो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सोशल साइंस रिसर्चर यूज करते हैं। एक है 0.05 लेवल और एक 0.01 लेवल। तो 0.01 लेवल ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि वो 99% ट्रू है, और 0.05 लेवल वो कम ट्रू है, सो दैट वो 95% ट्रू है। 10 लाइक 0.10 लेवल भी हो सकता है, लेकिन 90% कॉन्फिडेंस का कोई वैसा लाइक वैल्यू नहीं है। रिसर्च में दो ही टाइप का कॉन्फिडेंस लेवल का वैल्यू है, 0.05 और 0.01। उसके बाद आपको टेस्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेस्ट आपको लगाना है। मैंने दो टेस्ट की बात की। वेदर इफ योर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यू हैव टू परफॉर्म पैरामेट्रिक टेस्ट। इफ योर डेटा इज non normally distributed or it is not normally distributed, then you have to apply for the non parametric test. तो दो टाइप के टेस्ट हैं, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक, आपको अकॉर्डिंगली लगाना होता है नॉर्मलिटी टेस्ट के हिसाब से। फाइनली यू हैव टू फॉर्मुलेट अ डिसीजन रूल। डिसीजन रूल मतलब 0.05 से नीचे अगर आपका पी वैल्यू आता है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। मैंने कहा था अगर आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में 0.05 से अगर आपका रिजल्ट कम आता है तो आपका नल हाइपोथेसिस जो भी आपने लिया है वो रिजेक्ट होता है, एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। अगर आपका 0.05 से ऊपर आता है पी वैल्यू, जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, अगर 0.05 से ऊपर आता है, देन यू हैव टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। डायरेक्टली आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। तो उस चीज का लिखा गया है कि आप एक डिसीजन मेकिंग करते हैं। एक में डिसीजन आप लेते हैं, यू नीड नॉट टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, और इन द अदर वर्ड्स यू हैव टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। और दूसरे स्टेट में आपको क्या करना पड़ता है,
आपको नल हाइपोथेसिस H0 जो है उसको रिजेक्ट करना पड़ता है। इन अल्टरनेट आपको H1 या अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना होता है। तो जनरली ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का रूल है, और ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना होगा अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स में। अगर आप एक लाइक रिसर्च प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्टिव लेते हैं, ऑब्जेक्टिव के बेसिस में हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस के बेसिस में आप डेटा कलेक्शन करेंगे, डेटा कलेक्शन के लिए आप क्वेश्चनर बनाएंगे, अपना टूल बनाएंगे, डेटा कलेक्शन हो जाने के बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, और जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा उसको आप अपने रिपोर्ट पे लिखेंगे। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है। होपफुली ये देखिए, ये डिसीजन रूल है। ये डिसीजन रूल को आपको जानना है कि पी वैल्यू, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, वो जनरली उसका वैल्यू जो है वो 0 to 1 के अंदर आता है, एंड इट कैन नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसका वैल्यू 0 to 1 के अंदर ही आएगा। और जब भी पी वैल्यू हमारा 5% या 0.05 लेवल से कम है, वी यूज टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। जैसा मैंने कहा कि 0.05 से अगर कम है तो आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। अगर 0.05 एग्जैक्टली आया है, ये भी हो सकता है कि आपका वैल्यू जो है वो 0.05 एग्जैक्ट आए, तब भी आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। और यहां तक के पहले दो कंडीशन जो हैं, हम चाहते हैं कि 0.05 से नीचे आए, क्योंकि मैंने कहा था कि रिसर्चर हमेशा चाहता है कि नल हाइपोथेसिस उसका जो है वो रिजेक्ट हो जाए और अल्टरनेट जो है वो एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि नल हाइपोथेसिस एक नेगेटिव स्टेटमेंट है या नो एसोसिएशन का स्टेटमेंट है। जब भी हम नल हाइपोथेसिस लेते हैं तो नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस या नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट के हिसाब से ही लेते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम सिग्निफिकेंट इफेक्ट है करके लेते हैं। तो एज अ रिसर्चर हम हमेशा चाहेंगे कि नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाए। ठीक है। और द डिसीजन टू रिजेक्ट और रिटेन अ नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस जो है वो आपका डिसीजन है, जिसके थ्रू से आप एक नल हाइपोथेसिस को आइदर एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, दैट इज नोन एज सिग्निफिकेंस। तो रिसर्चर की भाषा में सिग्निफिकेंस जो लाइक टर्म है, ये बहुत बार आएगा कि यू फेल टू रीच द सिग्निफिकेंस या वी रीच द सिग्निफिकेंस, हेंस वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इस ढंग से लिखा जाता है। तो सिग्निफिकेंस जो टर्म है उसका बहुत बड़ा वैल्यू है। ये भी आप लाइक स्क्रीनशॉट रख सकते हैं कि पी वैल्यू जब लेस है 0.05 से, वी यूज टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। उसका मतलब यह है कि वी हैव रीच्ड द सिग्निफिकेंस। 0.05 अगर प्रोबेबिलिटी और या पी वैल्यू है, अगेन वी हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, एंड उसमें भी हम बोलेंगे कि हम सिग्निफिकेंस को रीच कर चुके हैं। लेकिन अगर पी वैल्यू 0.05 से ऊपर है, देन वी हैव टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, और हम बोलेंगे कि वी फेल टू रीच द सिग्निफिकेंस। अब इसमें दो डिफरेंट टाइप के एरर होते हैं, लाइक देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ एरर। अगर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो दो डिफरेंट टाइप के एरर हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप के एरर, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्रिमिनल है, सपोज एक क्रिमिनल है, या फिर वो एक्यूज्ड है कि उसने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, और दो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, लाइक जो दो पॉसिबल डिसीजंस हो सकते हैं कि एक क्रिमिनल है जिसको हम पनिश कर दिए, ठीक है, पनिश द क्रिमिनल, ये हो सकता है। और वी शुड एक्विट द इनोसेंट, इनोसेंट को हम छोड़ देते हैं। ये देखिए, इसमें ज्यादा समझ में आएगा आपको। एक मैट्रिक्स है जिसमें दो डिसीजन है, आइदर हम पनिश कर रहे हैं क्रिमिनल मान के पहले इसमें, या फिर हम छोड़ रहे हैं इनोसेंट मान के। ये दो डिसीजन हो सकते हैं। तो अगर हम यस लिखते हैं, यहाँ पर अल्टरनेट हाइपोथेसिस है जिसमें कि यस है, मतलब अगर हम एक क्रिमिनल को पनिश कर रहे हैं, दैट इज अ गुड डिसीजन, मतलब आप हाइपोथेसिस में एक अच्छा डिसीजन लिए हैं। लेकिन अगर हम नो कर रहे हैं, माने एक पनिश होना चाहिए क्रिमिनल को लेकिन हम नहीं कर रहे हैं उस चीज को, देन वी आर कन्विक्टिंग द इनोसेंट। ये अच्छा डिसीजन नहीं है, ऑब्वियसली अच्छा डिसीजन नहीं है। फिर हुआ कि हम एक्विट कर रहे हैं इनोसेंट को, तो जो गिल्टी है, माने एक इनोसेंट को हम पनिश कर दे रहे हैं यहाँ पर, ये इनोसेंट है
लेकिन हमने क्या किया, उसको गिल्टी मान के पनिश कर दिया, ये बैड डिसीजन है। लेकिन अगर एक इनोसेंट है और उसको हमने छोड़ दिया, देन इट इज अ गुड डिसीजन। तो यहां पर हमने दो जगह एरर कमिट किया है। लाइक क्रिमिनल को छोड़ दिया है, पहला चीज कि उसको इनोसेंट मान के छोड़ दिया, ये एक डिसीजन है जिसमें गलती हुआ है। और हमने इनोसेंट को जो है गिल्टी मान के सजा दे दिया है, ये दूसरा लाइक डिसीजन है जो कि गलत हो गया है। ये दो डिफरेंट टाइप के एरर हैं, आप समझिए कि मैंने चार इंस्टेंसेस बताए जिसमें कि पहले में क्रिमिनल था, उसको पनिश किया गया, गुड डिसीजन। दूसरे में क्रिमिनल था, छोड़ दिया गया, बैड डिसीजन। तीसरे में इनोसेंट था, पनिश कर दिया गया, बैड डिसीजन। और चौथे में इनोसेंट था, छोड़ दिया गया, गुड डिसीजन। तो ये चार डिफरेंट टाइप के डिसीजन हो सकते हैं, एक लाइक क्रिमिनल को लेके और एक इनोसेंट को लेके। इन चार डिफरेंट टाइप्स के एरर, लाइक चार डिफरेंट टाइप के जब स्टेटमेंट बनते हैं तो इसमें हम इसको एरर बोलते हैं। क्या एरर बोलते हैं? अगर हम एक इनोसेंट को कन्विक्ट कर दे रहे हैं, क्रिमिनल मान के उसको सजा दे दे रहे हैं, दैट इज नोन एज टाइप टू एरर। उसको हम बीटा एरर बोलते हैं या टाइप टू एरर बोलते हैं। और इससे इजी एग्जांपल आपको कहीं नहीं मिलेगा। सेकंड जो है कि आप एक पनिश माने क्रिमिनल को पनिशमेंट देने की जगह छोड़ दे रहे हैं, दैट इज नोन एज टाइप वन एरर। एक होता है फॉल्स पॉजिटिव एरर बोलते हैं, टाइप वन एरर को हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव एरर। और टाइप टू एरर को हम बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव एरर। इसमें से कौन सा ज्यादा डेंजरियस टाइप है, क्या आप बता पाएंगे चैट बॉक्स में लिख के? कौन सा ज्यादा डेंजरियस है जो नहीं होना चाहिए, टाइप वन या टाइप टू? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। टाइप वन, टू, वन, टू। मिक्स्ड रिएक्शन है, कई लोग वन बोल रहे हैं, कई लोग टू बोल रहे हैं। और भी लिखिए, टाइप टू। और भी लिखिए। आई वांट टू नो, मैंने आपका परसेप्शन क्या है? वन नंदिनी कश्यप वन, एम कश्यप टू, चंद्रकांत ठाकुर टू, टाइप टू। वन टू, वन टू। देखिए इसमें जो टाइप टू एरर है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप एक क्रिमिनल को छोड़ दे रहे हैं, वहां डिसीजन तो रॉन्ग है, नो डाउट डिसीजन इज रॉन्ग, नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसका कंपेयर जब आप करेंगे कि किसी इनोसेंट को फांसी हो गया, सो वो ठीक नहीं हुआ। क्रिमिनल को छोड़ दिए, वहां तो ठीक नहीं हुआ, वहां तक ठीक था। लेकिन कोई इनोसेंट को जबरदस्ती आपने फांसी का सजा सुना दिया या 14 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट सुना दिया, दैट इज नॉट गुड। इसीलिए फॉल्स नेगेटिव एरर को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। दो डिफरेंट टाइप्स के एरर हो सकते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये आता है। एक होता है फॉल्स पॉजिटिव एरर या टाइप वन एरर या अल्फा एरर, जो भी बोलते हैं हम, कुछ भी बोल सकते हैं। अल्फा एरर क्या है या टाइप वन एरर क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स पॉजिटिव, द एरर ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। अगर हम किसी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जब वो ट्रू होता है, तब भी रिजेक्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज टाइप वन एरर। टाइप टू एरर, जिसको बीटा एरर हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव एरर, द एरर ऑफ नॉट रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस when the alternate hypothesis is true in nature, it is known as type 2 error। आप क्लियर है? मैं होपफुली ये समझा पाया हूँ आपको टाइप वन एरर और टाइप टू एरर। तो रिसर्चर भी कई बार टाइप वन एरर या टाइप टू एरर, फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव एरर हम कमिट कर लेते हैं अपने रिसर्च में। ये दो टाइप ऑफ लाइक एरर्स हैं जो कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कंडक्ट करते हैं। सो दिस एंड्स योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यहाँ पर एंड होता है। यहां तक कि आपको अगर कुछ डाउट है तो देन प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, और क्लियर है तो भी टाइप कीजिए। यहां तक अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, हाइपोथेसिस, अप टिल नाउ वी हैव कवर्ड प्रॉब्लम डेफिनेशन कैसे करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मैंने आपको क्लियरली बताया कि लाइक
लिटरेचर रिव्यू कैसे किया जाता है, एंड देन वी हैव डिस्कस समथिंग ऑन लाइक क्वेश्चनर क्या होता है, थोड़ा सा मैंने बताया था। और हाइपोथेसिस को डिटेल में हमने डिस्कस किया कि हाइपोथेसिस क्या है, कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, उसमें क्या क्या एरर्स होते हैं। क्लियर? प्लीज ऑल ऑफ यू, मुझे फीडबैक थोड़ा नहीं मिल रहा है, वेदर यू आर क्लियर और नॉट अप टिल नाउ, क्योंकि इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाए। क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो योर फीडबैक इज इम्पोर्टेंट, अदरवाइज मुझे समझ में नहीं आएगा फिर कि जो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, हर टीचर चाहता है कि वो चीजों को सिंपल करे, ठीक है। सो एज अ टीचर आई वांट टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू। मैं चाहता हूँ कि चीजें आपके लिए सिंपल हो। अब मुझे फीडबैक मिलना चाहिए कि वेदर इट इज रियली बिकम सिंपल और नॉट, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स लेवल में पढ़ाने से ठीक है पढ़ा तो देंगे, लेकिन इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स फॉर यू अगेन। सो लेट मी स्टार्ट अनदर टॉपिक, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट, मेरे को दूसरा वाला खोलना है, मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा स्टॉप करूंगा।